राजनीति 22 का बादशाह में सबसे पहले बात करेंगे पीएम का अखिलेश पर वार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में एयरपोर्ट पर पीएम का भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनको आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है कि बचपन में इस योजना का फीता उन्होंने ही काटा हो। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, लेकिन हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। मेरे यहाँ के किसने देखा कि सरयू नहर परियोजना में कितनी ही जगहों पर नहरें आपस में जुड़ी ही नहीं थी, पानी आखिरी छोर तक पहुंचाने की व्यवस्था ही नहीं थी। सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया था, उससे ज्यादा काम हमने 5 साल से पहले करके दिखाया है। साथियों, यही तो डबल इंजन की सरकार है। यही तो डबल इंजन सरकार के काम का रफ्तार है। पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे। आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। और इसी बीच हमारे साथ नीरज शुक्ला संवाददाता बलरामपुर से बने हुए हैं। जी नीरज, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने सरयू परियोजना का शुभारंभ किया और उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव पर भी वार किया हुआ है। अखिलेश यादव के बारे में साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने चलने से पहले जरूर इस बात पर गौर किया कि शायद कोई कहेगा कि इस योजना का भी फीता उन्होंने काटा है। इस तरह से तंज कसते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ माहौल रहा और उसके बाद इस तरह के पलटवार से क्या कुछ असर होने वाला है? क्या राजनीति में और गहमा गहमी मच गई है? जी नीरज, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी प्रियंका जी। मैं आपको बता दूं कि आज बलरामपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये जो 1978 में परियोजना शुरू की गई थी, तब से वो आज तक अधूरी थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका लोकार्पण किया है, जिससे 9 जिले के किसानों को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं ये जो योजना थी किसानों को सौगात देने के लिए 2022 से इससे देखा जा रहा है। हमारे साथ पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में काम कर चुके वो बीपी सिंह जी हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँ, क्या मतलब ये योजना कब शुरुआत की गई थी, आपको पता है? 40 साल पहले ये योजना शुरू की गई थी और थोड़ा काम होता था, कभी इस योजना को पूरा नहीं किया गया। जैसे कि अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि 1/3 मतलब उनका काम किया हुआ है, ये केवल फीता काट रहे हैं आप? नहीं, उन्होंने तो कोई काम नहीं किया। पहले सरयू नहर परियोजना में आज से 20 साल पहले, हम चूंकि यहीं के रहने वाले हैं और सरयू नहर कॉलोनी में हम आया जाया करते थे। 20 साल पहले कुछ काम हुए थे और सपा और बसपा सरकार में कोई काम नहीं हुआ था, ना बैनामा हो रहा था, न कोई कार्य हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बैनामा शुरू हुआ और कार्य शुरू हुआ और इसको संपूर्ण किया गया, जिसका लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है।
जिससे 9 जिलों के किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा। क्या मतलब ये इस परियोजना से हम ये देखें कि मतलब विधानसभा चुनाव 2022 का जीतने का कहीं वो तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है, इसका लोकार्पण होना था। अभी काम जब पूरा हुआ तो इसका लोकार्पण किया गया, और चुनाव में तो कोई है ही नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, तो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इस दृष्टि से। आप तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके साथ भी काम कर चुके हैं, तो क्या उनके जमाने में इस काम को कुछ रफ्तार मिली थी? क्योंकि उनकी सरकार अस्थिर थी, 13 दिन की थी, 13 महीने की थी, और इस प्रकार से था। लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही देन है कि नदियों को जोड़ने, नहरों को जोड़ने का जो योजना उन्होंने चालू किया था, सड़कों की जो योजना चालू किया था, उन्हीं की योजनाओं को रफ्तार देते हुए यह काम आज संपन्न हुआ। तो मतलब अखिलेश जी बार बार ये कह रहे हैं कि केवल आप लोग फीता काट रहे हैं, सारा काम उन्हीं का है, तो ऐसे में क्या देखा जाए? देखिए, अखिलेश यादव तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लैपटॉप बांट रहे थे, और आप भी जानते हैं कि कितने लैपटॉप दिए गए थे। और क्या उनके जमाने में जो लाइट खाली उनके क्षेत्र में जाती रहती थी, वो क्षेत्र, भाषा और जाति और धर्म के आधार पर वो काम करते थे। हम सबका साथ सबका विकास, सबके लिए काम करते हैं, सारे लोगों को योजनाओं का लाभ देते हैं। जी, तो ये हमारे साथ थे, आपने सुना इनको जेपी सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि केवल जो अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं कि फीता काटा जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो काम का रफ्तार है ये केवल भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकार ने किया है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से उनका कहना है, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार पूर्वांचल की जनता को पीएम का तोहफा मिला है, और इस बार पीएम ने सीधा वार भी किया है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए अपनी रैली के दौरान कि फीता काटा है, ऐसा कहने वाले शायद बचपन में भी इस योजना का फीता काटा होगा उन्होंने। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के फीता काटने के बयान पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 100 करोड़ वैक्सीन डोज, ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। मेरा योगदान देश को हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत दे रहा है। मेरा योगदान देश के हर गांव को उन्नति का प्रतीक बना रहा है। हम सबका योगदान भारत के तेज विकास की मजबूत नींव रख रहा है। आप भी दें देश के विकास में अपना योगदान। अपने अग्रिम कर की तीसरी किस्त यानी 75% 15 दिसंबर 2021 तक जमा करके। वे कंपनी, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉयज या वे व्यक्ति जिनकी कर देनदारी TDS या TCS काटने के बाद 10,000 रूपए या उससे अधिक है, तो फिर उनको भी एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। बोलो जुबान केसरी। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के फीता काटने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये नाम बदलने वाली सरकार है, ये फीता लखनऊ का है और कैची दिल्ली की है। उन्होंने कहा कि यूपी में सरकार की रैली हो रही है, जनता की नहीं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि जिला अधिकारियों को रैली में भीड़ बटोरने की जिम्मेदारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि शिलान्यास का शिलान्यास और उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली में बड़े बड़े बैनर, विज्ञापन, होर्डिंग लगे हैं कि बड़े पैमाने पर रोजगार और नौकरी दी गई है। उत्तर प्रदेश में कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। भाजपा सरकार बताए कि जो शिलान्यास किए गए थे उनमें से 4.5 साल में कितने पूरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, पिछले 4.5 साल और 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र उठा करके नहीं देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े सपने दिखाए। ये अच्छा है कि लखनऊ से फीता, दिल्ली से कैंची। सरयू परियोजना, मुझे खुशी है इस बात की कि जो अभी तक विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। कम से कम सरकार ये डिनाई नहीं कर पाई कि हां 2012 से लेकर के 2017 तक सरयू परियोजना पे काम नहीं हुआ। जो वर्षों से सरयू परियोजना रुकी हुई थी, अगर उस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी सरकार में 12 से 17 और इसके साथ साथ राप्ती परियोजना को भी आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। दिल्ली में तो बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगे हुए हैं। इनके खर्चा विज्ञापन में ज्यादा हो रहा है। हर योजना का खर्चा विज्ञापन पे ज्यादा है। बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर, बड़ा बड़ा प्रचार हो रहा है कि बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार दिए। दिल्ली में तो प्रचार हो रहा है, लेकिन यूपी के कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी खबर पर लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी के ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी। उनसे जानेंगे कि आखिर अखिलेश के पलटवार के बाद दिनेश जी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद उन पर पलटवार किया है और एक बार फिर से सरयू नहर परियोजना की जो बात भाजपा सरकार के द्वारा की जा रही है, भाजपा के द्वारा की जा रही है, उस पर उन्होंने आखिर अपना बयान दे ही दिया। उनका कहना है कि 2012 से 17 तक इस योजना को लेकर काफी कार्य समाजवादी की सरकार में हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री का बयान और दूसरी तरफ अखिलेश का पलटवार। क्या कहना है आपका? ये जो सिलसिला है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप और बयान और उसके ऊपर पलटवार, ये सिलसिला लगातार उत्तर प्रदेश में राजनीति में जारी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी पार्टी तो छोड़ दीजिए, लेकिन अखिलेश यादव विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं पे पलटवार कर रहे हैं और जितनी भी योजनाओं का शुभारंभ या उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है पिछले करीब 15 दिन से, उन सभी योजनाओं परियोजनाओं पे अखिलेश यादव लगातार पलटवार करते रहे हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि ये योजना समाजवादी पार्टी के 12 से 17 के बीच के दौरान हुई है और आधे से ज्यादा काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। वो चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या फिर गोरखपुर के खाद कंपनी का हो या फिर गोरखपुर या कुशीनगर एयरपोर्ट का हो, कोई सा भी काम ले लीजिए तो उसमें अखिलेश यादव अपना ट्वीट करके या प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद वो पलटवार कर रहे हैं लगातार। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणा करती है, वो अपने घोषणा पत्र को देख ले और आज खुद मुख्यमंत्री इम्प्लीमेंट सोचे बैठकर कि उन्होंने उस घोषणा पत्र के आधार पर कितना काम किया है, सच्चाई सामने आ जाएगी। यह सरकार केवल प्रचार प्रसार की सरकार है, कागजों की सरकार है। यह सरकार सभी विभागों की योजनाओं के पैसे
केवल और केवल प्रचार में खर्च कर रही है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रधानमंत्री से लेके एक प्रवक्ता तक सब लोग पलटवार कर रहे हैं और वो इंतजार करते हैं कोई सा भी कार्यक्रम होता है तो उस पर वो पहले ही ट्वीट कर देते हैं। इस पर अभी तक अखिलेश यादव का ना बयान आया ना ट्वीट आया। तो ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये पलटवार बयान लगातार जारी रहेंगे। समाजवादी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं रहना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से आरोप समाजवादी पार्टी पे लग रहे हैं तो अखिलेश यादव भी कहीं पीछे नहीं होकर अपना पूरा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना जारी रखे हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आगामी 2022 के चुनाव में तमाम मुद्दों की बात कर दी जाए तो वो तो राजनीति में उत्तर प्रदेश में पीछे ही नजर आते हैं। आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो वो लगातार जारी है। क्या लगता है आपको कि इस तरह आरोप प्रत्यारोप के सहारे और एक सरकार की योजनाओं को दूसरी सरकार के द्वारा क्रेडिट लेने की जो बात और होड़ चल रही है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जनता इस बीच में कंफ्यूज होती हुई नजर आएगी कि आखिर कौन सा काम समाजवादी सरकार का है और कौन सा काम मौजूदा सरकार का है? देखिए, अगर पिछले 2 दशक से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता ने जिसको भी सत्ता दिया तो उसको दिल खोल के दिया और मेजॉरिटी की सरकार दी। वो चाहे 2007 से 12 मायावती की सरकार हो या 2012 से 17 के बीच अखिलेश यादव की हो या 17 से अब 22 में भारतीय जनता पार्टी की हो। यूपी की जनता ने दिल खोल के बहुमत की सरकार दी। अब काम कौन किया है कौन नहीं किया है यह जनता तय करती है और जानती है। जनता आज की यूपी की बहुत समझदार हो गई है और वह देख रही है कि कौन काम किया है कौन नहीं किया है। हालांकि अभी इन मुद्दों पे वोटर अभी खुल नहीं रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार जनता से या और लोगों मीडिया के लोग पूछते हैं तो जनता इस बार पूरी तरह साइलेंट है और वो जब चुनाव का समय आएगा तो ईवीएम पे अपना मत देकर वो बताएगी कि किसने काम किया है किसने काम नहीं किया है। जी बिल्कुल दिनेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से अखिलेश का पलटवार सामने आया है, साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि 2012 से 17 के बीच समाजवादी सरकार के दौरान सरयू परियोजना और साथ ही साथ राप्ती परियोजना पर भी काम हुआ है। और अब बात करेंगे पश्चिम के रण में नड्डा की, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। श्री चमकौर साहिब शहादत दा गढ़, जिथे होइयां सिख कौम दे हीरियां दियां लासानी शहादतां। इन्हां लासानी शहादतां नूं दर्शावेगा दास्ताने शहादत थीम पार्क। इस वड्डे उपराले दा बीड़ा चुक्या है पंजाब दे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने। मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दा सुपरमई प्रोजेक्ट दास्ताने शहादत। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधुग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधुग्राम, किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन,
मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसानों ने समृद्धि का जो सपना अपनी खुली आंखों में संजोया है, उसको आज उत्तराखंड सरकार साकार कर रही है। स्वरोजगार ने खोले समृद्धि के द्वार, उम्मीदों के पथ पर उत्तराखंड सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे पश्चिम के रण में नड्डा। पश्चिम के 14 जिलों के 30,000 बूथ अध्यक्षों को आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जीत का मंत्र देने पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ सम्मेलन में कहा कि बूथ से ही जीत हासिल करनी है, राष्ट्र विरोधी ताकतों को मजबूत नहीं होने देना है। सम्मेलन में रजिस्ट्रेशन कराने वाले 22,000 बूथ अध्यक्ष से उन्होंने कहा कि योगी सरकार दोबारा आए, इसका जिम्मा आप पर है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अपना पुराना चेहरा ढक करके नया चेहरा लाना चाहते हैं, लेकिन हम जिन्ना वाली मानसिकता का पर्दाफाश करेंगे। जल्द ही विपक्ष की लाल टोपी केसरिया हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम प्रजातंत्र के पुजारी हैं और वो दंगा यंत्र के पुजारी हैं। तंज कसते हुए कहा कि आजकल विपक्षी पार्टी के नेता अपने चाचा को भी बख्शने को तैयार नहीं है। अखिलेश ने मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को छुड़ाने का काम किया था। गन्ना और जिन्ना, मैंने कहा गन्ना हमारा है, जिन्ना उनका है। ये जिन को निकालना तुम्हारा काम है, बोतल के अंदर डालना आपका काम है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। हम गन्ना पर भी चुनाव लड़के जीतेंगे और हम जिन्ना वाली मानसिकता का भी पर्दाफाश करेंगे और आपका आशीर्वाद लेंगे। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। और अब बात करेंगे किसानों के विजय दिवस की। जिस तरह से तीनों कृषि कानून बिलों की वापसी के बाद अब यूपी, पंजाब और हरियाणा सहित तमाम राज्यों के किसानों ने घर वापसी की शुरुआत कर दी है। वे 378 दिनों के बाद आंदोलन स्थगित कर अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। वहीं आज किसान विजय दिवस मना रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के प्रस्ताव पर समझौते के बाद अब किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। ऐसे में किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद से यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित हर राज्य के किसान वापस घर लौट रहे हैं। किसान अब 11 दिसंबर को किसान विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। किसानों के घर लौटने के बाद हर राज्य में किसान विजय दिवस मना रहे हैं। किसानों ने प्रस्ताव समझौता होने के बाद 10 दिसंबर को किसान विजय दिवस मनाने की घोषणा की थी, लेकिन कुन्नूर प्लेन क्रैश में सीडीएस विपिन रावत और अन्य शहीदों के निधन के कारण यह कार्यक्रम एक दिन के लिए टाल दिया गया था। वापस लौट रहे किसानों ने कहा कि हम सरकार को झुकाकर वापस लौट रहे हैं, लेकिन 15 जनवरी को यूपी, पंजाब, हरियाणा सहित तमाम राज्यों के किसान फिर से आगे की रणनीति पर बैठक करेंगे। साहब 13 महीने लगभग आंदोलन चला, अब आंदोलन स्थगित किया है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या कहेंगे, आप कितने संतुष्ट हैं? समझौते के आधार पर सारी चीजें हुई हैं। अभी अगर बात करें जिस तरह आंदोलन की स्थगित होने की घोषणा हुई है, कब तक बॉर्डर खाली होगा? अभी किस तरह की योजना है? जो अभी आज एक जत्था भी सुबह गया है, तो किस तरह जा रहे हैं? अब जाने शुरू हो गए लोग। तो लोगों से आपने कहा है कि सभी जो जाना चाहिए? सभी नहीं, जो नहीं जाना चाह सब अब यहाँ से जाओ। अगर बात करें तो 13 महीने के बाद अब किसान क्रांति गेट एक सिंबल बन चुका है आंदोलन का। क्या हमारा आंदोलन स्थल है। अभी किस तरह की योजनाएं हैं आगे जो किसान आंदोलन को लेकर, या किसान अभी नहीं, अभी इनको घर जाना, तो आगे की योजना ही बात। थैंक यू सर। जी, ये थे हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जो आंदोलन है समाप्त हो चुका है और जो किसान है उनसे अपील की गई है कि वो अपने घर जाएं। और जो किसान है यहाँ पर जो मौजूद थे उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि जो लोग हैं अपने घर जाएं और जो किसान आंदोलन है अभी स्थगित किया गया है, किसान आंदोलन चलते रहेंगे। किसानों की जो नीतियाँ हैं उनके लिए वार्तालाप चलता रहेगा। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रिंस जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रिंस, जिस तरह से किसानों की घर वापसी अब हो रही है विजय दिवस के रूप में आज के दिन को मनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे की बात यदि की जाए तो सरकार को लेकर अभी भी चेतावनी दी है कि यदि उनके हिसाब से काम नहीं हुआ तो एक बार फिर से आंदोलन की रणनीति पर विचार करेंगे। क्या कुछ कहना है किसानों का और कितने खुश है? जी, मैं आपको बता दूं कि 380 दिन यानी 1 साल से पार हो चुका है किसान आंदोलन को, लेकिन आज विजय दिवस जो है उन्होंने मनाया
और तमाम चीजें जो है जिस तरीके से चल रही थी, यानी प्रतिक्रिया जो है जारी थी किसानों की, और उन्होंने जो है तीनों काले कानून को वापसी लेने के बाद जो है सरकार ने जब वापसी किया तो इन्होंने सहमति जताई। इनके 5 मेंबर की जो है टीम बैठी और पांचों ने जो है जिस तरीके से अपना राय विमर्श रखा, हरियाणा के जो किसान नेता हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे राकेश टिकैत हो, अशोक जी हो, उसके बाद चाहे विजेंद्र गुप्ता, लेकिन तमाम चीज जो है अभी भी संदेह इसलिए जुड़ा हुआ है। 15 तारीख को जो है एमएसपी पे जो है बैठक होनी है। बैठक के बाद ये पता चलेगा कि एमएसपी पे क्या रणनीति निकल के आती है, जिससे इससे कई यूनिट जो है आपके पार्लियामेंट के आसपास बैठेंगे और इनका राय और विमर्श निकलेगा। जी बिल्कुल कानून जी प्रिंस, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, किसान वापसी कर रहे हैं विजय दिवस के रूप में आज के दिन को मनाते हुए अपने अपने राज्यों की और अपने अपने घरों की ओर वापस लौटने लगे हैं राजधानी दिल्ली से किसान। और इसी के साथ ही 22 का बादशाह में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Welcome to City Montessori School, a non-denominational private school based on the precepts of Vasudhaiva Kutumbakam, powered by the slogan of Jai Jagat, preparing world citizens since 1959. A different school addressing the three realities of children and youth, that is, man is a material being, man is a human being, and man is a divine being.
Attending to all these three realities from Montessori to class 12th, CMS's relentless campaign of inculcating global citizenship, one of the United Nations Sustainable Development Goals, as well as the underlying vision of India's National Curriculum Framework 2005 and the New Education Policy 2020, the school has truly emerged as a different 21st century modern school. The school has its name in the Guinness Book of World Records with the student strength of over 55,000 from Montessori till class 12th. It is the only school recipient of the UNESCO Prize for Peace Education in 2002 and the only school in the world accorded the NGO status by the United Nations Department of Public Information. Indeed, Dr. Jagdish and Dr. Bharati Gandhi's CMS of 5 children, 2 teachers, namely themselves, that began on a borrowed capital of rupees 300 in 1959 has truly come a long way. Today, in its 63rd year, there are 17 campuses manned by over 3,000 teachers and staff in every relevant location in the city. CMS is a school to reckon. Why has the school attracted such growth and why have the parents continued to pour in? CMS is a different school. For one, the world-class infrastructure is impressive like none in the city. The other being, several 100,000 students who pass out of CMS are equipped with values of godliness and globalism to successfully face the challenges of an uncertain world. It is the only school in Lucknow offering 2 boards, CMS Cambridge section at CMS Gomtinagar Extension Campus, affiliated with the Cambridge Assessment International Education, is part of the University of Cambridge, offering both IGCSEs and A-levels, adding another international perspective. Dr. Jagdish Gandhi and Dr. Bharati Gandhi have maximized expenses on CMS vision in the service of education while minimized their personal needs in terms of no personal build-up of assets. Their personal asset declaration is, "We do not have any personal land, property or own house. We are living in a rented house for the past 62 years with net worth of assets amounting to rupees 22,48,693 rupees 47 paise. We do not have any foreign currency, gold, silver, jewelry or ornaments. We have no locker anywhere. We do not have any current account in any bank. We do not have any fixed deposit."